Hello everybody, welcome to jurycentral.com online classes for law exams. So today I will be taking the part 2 of the session in which I will be discussing with you the noted cases on reservation as well as disability which have been delivered by the Supreme Court. तो आज मैं आपके साथ पार्ट 2 का जो केसेस जो बच जाते हैं, जो कल मैंने किया था वो पार्ट 1 था सेशन का, जिसमें मैंने जितने भी रिजर्वेशन और डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी लैंडमार्क केसेस विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट वो सारे मैंने डिस्कस किए थे. आज मैं रेस्ट ऑफ दी क्या कहते हैं जजमेंट्स कराने वाली हूँ. तो ये जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हर टाइप के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जुडिशरी दे रहे हो, चाहे एलएलएम दे रहे हो. अगर आप क्लैट एलएलएम के लिए दे रहे हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे जजमेंट्स प्रीवियस के जो 2 ईयर जो रह चुके हैं उनके अगर मैं क्वेश्चन पेपर अगर उठा के देखती हूँ तो उसमें रिजर्वेशन से रिलेटेड काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला केस जो है, दिस इज उमेद सिंह पी चावड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स. दिस जजमेंट हैज बीन गिवन इन द ईयर 2020 और इसमें यह बताया गया था कि द रिजर्वेशन पॉलिसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. लेट्स सी द फैक्ट्स. In this case, the central government authorities decided that they do not give reservations to other backward classes. The validity of the impugned order was questioned under Article 32 of the Indian Constitution. In other words, the writ petition was filed by political parties of Tamil Nadu in the Supreme Court under Article 32 for this impugned order. Also, the petitioner contended that the fundamental rights of OBC candidates get violated. जिसमें ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया दैट they won't give reservation to the OBC classes. तो जिसे आगे जाके चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, ऑब्वियसली बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ तमिलनाडु. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट देखिए क्या कहती है. However, the Supreme Court of India held that reservation is not a fundamental right and hence this petition cannot be filed under Article 32 as Article 32 is available only for violation of a fundamental right. Therefore, 3-judge bench led by Justice Alan Rao ordered the petitioners to withdraw their petitions. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज आर्टिकल 32, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ये तभी फाइल किया जाता है इफ समबडीज फंडामेंटल राइट्स आर इन्फ्रिंज्ड. तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिजर्वेशन कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, इसीलिए आप उसे अंडर आर्टिकल 32 में फाइल नहीं कर सकते. और इनकेस अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है तो आपका किसी भी तरीके से कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं होता है. The next case is State of Punjab versus Davinder Singh 2020. So this case is actually relating to subclassification of scheduled castes. The question before the Supreme Court is whether the state legislation can give preferential treatment to specific castes within the scheduled castes. देखिए scheduled caste को एक स्पेसिफिक यूनिट माना जाता है. इसके अंदर आप कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हो. जैसे सब क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी कास्टेस शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं उनमें से आप किसी एक समूह को या एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप किसी और के अगेंस्ट प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो. तो ये चैलेंज किया गया था. तो जान लेते हैं बैकग्राउंड क्या है. द करंट केस अराइजेस आउट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब अपील अगेंस्ट a 2010 judgment by the Punjab and Haryana High Court. The High Court struck down Section 4 Clause 5 of the Punjab Scheduled Castes and Backward Classes Reservation and Services Act 2006 as unconstitutional. Section 4 Clause 5 of the Act provides for first preference to the Balmikis and Majbi 6 castes for scheduled caste reservation in public services. इसमें पंजाब गवर्नमेंट एक रूल निकालती है और उस रूल को स्ट्रक डाउन किया जाता है बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, क्योंकि अंडर शेड्यूल कास्टेस में जो 2 कास्ट है, एक है हुआ बाल्मीकि और दूसरा हुआ मजबी सिख, इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था. कहा गया था कि कोई भी पब्लिक सर्विसेज में सबसे पहले इनका प्रेफरेंस ज्यादा आएगा अमंग शेड्यूल कास्टेस, उसके बाद बाकी जितने भी कास्ट है उनका इनके बाद आएगा. द हाई कोर्ट रीजन दैट सेक्शन 4 Clause 5 created an unconstitutional subdivision within the scheduled castes, citing the precedent established by the E.V. Chinnaiya. The Supreme Court in E.V. Chinnaiya had established that any subclassification of the scheduled castes would violate Article 14 of the Constitution. It has stressed that only Parliament, not state legislature, can exclude castes deemed to be the scheduled castes from the presidential list under Article 341 of the Constitution. Article 341 speaks about scheduled castes. इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है that they can come out with a list of all the scheduled castes और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें पावर दी गई है that they can add or
डी नोटिफाई एनी कास्ट फ्रॉम दैट लिस्ट। तो ईवी चिनैया में ऑलरेडी कहा गया है कि किसी भी तरीके की सब क्लासिफिकेशन अंडर शेड्यूल कास्टेस अलाउड नहीं है, और यही रीजन को देखकर पंजाब हाई कोर्ट ने सेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन किया था। अब द स्टेट ऑफ पंजाब हैज अपील्ड द हाई कोर्ट जजमेंट ऑन द ग्राउंड दैट ईवी चिनैया डजंट अप्लाई टू द करंट केस। इट क्लेम्स दैट इट्स लेजिस्लेचर हैड द कॉम्पिटेंस टू इनैक्ट सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट। It has raised the issue of whether a 7-judge bench of the court needs to revisit E.V. चिनैया। इसमें E.V. चिनैया को भी, इस जजमेंट को भी चैलेंज किया गया था in the same case. Over the course of 3 days starting on 14th July 2020, Justice Arun Mishra's bench heard the counsel's present final arguments. In the first half of the final argument, the bench heard the counsels after different interpretations of the precedent set in E.V. चिनैया and इंदिरा साहनी। तो इसमें काफी लंबा ये हियरिंग चली थी, कई सारे जजमेंट को मद्देनजर रखा गया। उसके बाद ऑन 27 अगस्त दी 5 बेंच रेफर्ड ईवी चिनैया टू अ लार्जर बेंच। फिर इसमें एक्चुअली इस केस की सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें ईवी चिनैया को रिव्यू के लिए डाला गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, लेकिन वो अभी तक ये पेंडिंग है, अभी तक इसमें ज्यादा कुछ डिसाइड हुआ नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट केस आता है जर्नैल सिंह एंड अदर्स वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता एंड अदर्स से 2018 में जजमेंट आई थी। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। इस केस की खास बात यह है कि इसमें जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो दिया गया है, इसमें कोर्ट ने यह कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी लग सकता है इन केस इफ द स्टेट वांट्स टू ऑफर प्रमोशन if a state wants to offer reservation in promotion। तो इसमें जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है इसमें से इंट्रोड्यूस किया गया था। सो लेट अस सी। ए बेंच ऑफ जस्टिस इंदु मल्होत्रा, संजय किशन कौल, रोहिंटन नारिमन, क्यूरिन जोसेफ and Deepak Mishra looked into whether reservations for SCs STs should extend to promotions by assessing its 2006 judgment. The current issue arose from an appeal by the state of Tripura against the judgment of the Tripura High Court. The Tripura High Court had struck down 4+2 of the Tripura Scheduled Caste and Scheduled Tribes Act as being in violation of the 3 controlling conditions laid down in नागराज। तो नागराज का केस है वो 2006 में आया था। तो इस केस में 3 कंडीशंस लेड डाउन किए गए थे बाय द सुप्रीम कोर्ट, और उसे फुलफिल करने के बाद ही स्टेट क्या कहते हैं रिजर्वेशन प्रोसीजर कर सकता है इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। तो वो देख लेते हैं व्हाट आर द 3 कंडीशंस। The Nagraj judgment laid down 3 controlling conditions that the state must meet prior to granting a SC/ST a reservation in promotion. First, the state must show the backwardness of the class. Second, it must show that the class is inadequately represented in the position service for which reservation in promotion will be granted. Finally, it must show that the reservations are in the interest of administrative efficiency. So, ये 3 कंडीशन क्या थे? सबसे पहले तो दिखाना पड़ेगा द बैकवर्डनेस, वो क्लास कितना बैकवर्ड है। सेकेंड, ये दिखाना है कि वेदर दैट पर्टिकुलर क्लास इज inadequately represented in the position or in the service for which they are contemplating to give reservation। और थर्ड ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को दिखाना चाहिए कि अगर प्रमोशन दिया भी जाता, अगर रिजर्वेशन दिया भी जाता है इन प्रमोशन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का किसी भी तरीके से इफेक्ट तो नहीं हो रही है। On 26th of September, the court delivered its verdict. It did not call for a review of Nagraj. Further, it struck down the demonstration of backwardness provision from Nagraj. However, while doing so, it introduced the creamy layer exclusion principle, thus requiring that the state doesn't extend reservations in promotion to SC/ST individual who belong to creamy layer of the SC/ST। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। इसमें कहीं ना कहीं जो नागराज का जो जजमेंट है, जो 3 कंडीशन से लेड डाउन किए हैं, उनको चैलेंज किया गया था, उनको रिव्यू के लिए डाला गया था इस केस में। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से नागराज के जजमेंट को रिव्यू तो नहीं करती है, लेकिन एक प्रोविजन होती है, उसे वो स्ट्रक डाउन करती है। और वो प्रोविजन है, नेवरदलेस द जजमेंट मॉडिफाइड नागराज विथ रिगार्ड्स टू फर्दर बैकवर्डनेस। इन नागराज द सुप्रीम कोर्ट had held that if the state choose to grant reservations in promotion, the state must collect quantifiable data to demonstrate the current backwardness of the SC/ST when granting reservation in promotion। On further backwardness, the judgment held that the further backwardness condition is contrary to the 9-judge bench decision in Indira Sahni। तो इसमें फर्दर बैकवर्डनेस का भी एक क्लॉज लगाया गया था, कंडीशन लेट डाउन की गई थी नागराज केस में। तो उसको मॉडिफाई करते हुए ये कहा कि फर्दर बैकवर्डनेस
दिखाना ये जरूरी नहीं है फॉर द स्टेट टू ग्रांट रिजर्वेशन, क्योंकि इट इज एक्चुअली अगेंस्ट द प्रिंसिपल विच इज लेड डाउन इन इंदिरा साहनीज जजमेंट। तो क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट किया जा सकता है टू शो द बैकवर्डनेस ऑफ दैट क्लास, बट फर्दर बैकवर्डनेस की कोई जरूरत नहीं होती है। देन बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2, तो इसका एक्चुअली दो जजमेंट है। जजमेंट बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1 है और इसमें 2 है। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इन कर्नाटका, so this judgment is relating to consequential seniority. On 10th May 2019, the Supreme Court upheld the validity of the 2018 Reservation Act that introduced consequential seniority for SC/ST in Karnataka public employment. तो इसे consequential seniority को चैलेंज किया गया था। आप ये जानते हैं consequential seniority है क्या? Consequential seniority allows reserved category candidates to retain seniority over general category peers. If a reserved category candidate is promoted before a general category candidate because of reservation in promotion, then for subsequent promotion the reserved candidate retains seniority. In effect, consequential seniority undoes the catch-up rule that allowed general candidates to catch up to reserved category candidates. So catch-up rule एक evolve हुआ था, एक principle it was evolved in the case of वीरपाल सिंह। तो ये जो consequential seniority जो concept है, catch-up rule को undo करता है। कैसे करता है? consequential seniority का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई reserve candidate किसी अपने general candidate के आगे अगर उसका प्रमोशन हो जाता है, तो इनकेस अगर फिर से अगर उसका फर्दर प्रमोशन होता है फॉर द सेम कैंडिडेट, तो वो एक सीनियरिटी वो अटेन कर लेता है बिफोर हिज जनरल कैंडिडेट और से या जनरल कैंडिडेट पीयर। तो कैचअप रूल का क्या मतलब है? कैचअप रूल का ये मतलब है कि मान लीजिए कि अगर कोई सीनियर जो कि अनरिजर्व कैटेगरी से आता हो, उससे पहले अगर किसी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट का अगर प्रमोशन हो जाता है, तो और फर्दर प्रमोशन और जो सीनियर जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट होता है अगर फिर से अगर उसका प्रमोशन हो जाता है, तो वो जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो उससे पहले प्रमोट होता है वो उसके नीचे आ जाता है, और वो सीनियर जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट होता है वो एक सीनियरिटी अटेन कर लेता है। लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये नहीं कहती। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ये कहती है अगर कोई जनरल कैंडिडेट से पहले अगर कोई रिजर्व कैंडिडेट का अगर प्रमोशन होता है, तो फिर से अगर दोबारा उसका प्रमोशन होता है फर्दर प्रमोशन, तो वो एक सीनियरिटी लेवल हासिल कर लेता है। ये बैकग्राउंड जा लेते हैं। इन एन अर्लियर जजमेंट बीके पवित्रा 1, द कोर्ट स्ट्रक डाउन द रिजर्वेशन एक्ट 2002 ऑन 22 March 2017 and held that the state had failed to provide compelling evidence justifying the consequential seniority policy. Following the decision, the state Karnataka created a Ratna Prabha committee to submit a quantitative report demonstrating the 3 Nagraj criteria: current backwardness of SC/STs, cadre-wise representation of SC/STs in government departments, and effect on administrative efficiency due to reservation in promotion. On the basis of the Ratna Prabha committee report, Karnataka passed 2018 Reservation Act. तो बीके पवित्रावन का जो केस है उसे ऑलरेडी क्या कहते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट ने उसे स्टक डाउन कर दिया था, क्योंकि जब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के जो 3 कंडीशंस जो ऑलरेडी लेट डाउन है इन नागराज केस, उसे फॉलो नहीं किया गया था। तो फिर एक कमिटी बनती है, कमिटी का नाम रहता है रत्ना प्रभा कमिटी, और उस कमिटी ने फिर से इसे रिव्यू किया, और रिव्यू करने के बाद उसे दोबारा से इस रिजर्वेशन एक्ट को पास किया 2018 में। पहले 2017 वाला हो जाता है स्ट्रक डाउन बाय द कर्नाटका हाई कोर्ट, फिर 2018 में फिर से कर्नाटका सरकार ये कानून लाती है। सेक्शन 3 ऑफ द 2018 रिजर्वेशन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन, एंड सेक्शन 4 वैलिडेट्स consequential seniority backdated to 24th of April 1978। जो सेक्शन 3 रहता है वो consequential seniority को अप्रूव करती है dated back to, that means क्या कहते हैं उसको, retrospective effect होता है 24th of April 1978। The division bench of the Supreme Court speaking through Justice Chandrachud upheld the Reservation Act 2018। इस बार सुप्रीम कोर्ट इस अपील कर लेती है। The court did not look at the date and backwardness because Jarnail Singh had removed that requirement. However, Jarnail did introduce a creamy layer exclusion principle. The committee had not collected creamy layer data given that the judgment come out after the report. Nevertheless, the court upheld the Reservation Act 2018। तो जर्नल सिंह वाले केस में जो अभी हमने देखा, जो फर्दर बैकवर्डनेस को जो रिमूव किया जाता है कि जरूरी नहीं है कि क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट करके दिखाया जाए कि their current status is backward, तो ये दिखाना जरूरी नहीं है।
Justice Chandrachud reasoned that Jarnail Singh introduced a creamy layer principle for reservation in promotion and not for consequential seniority. Specifically, he held that consequential seniority is a consequence of reservation in promotion and not an additional benefit. तो जर्नैल सिंह वाले केस में क्या कहा जाता है कि उसमें एक क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया जाता है इन दैट केस टू शो if a state wants to give wants to give reservation in promotion, then it has to show the creamy layer concept. तो इस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को क्यों यूज किया जाना चाहिए इन प्रमोशन, लेकिन इस केस में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि दिस इज नॉट फॉर प्रमोशन, दिस इज फॉर कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी. दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड. Mukesh Kumar versus State of Uttarakhand 2020. State not bound to collect quantifiable data relating to adequacy of representation of SCs and STs if decides to provide no reservation. तो जैसा हमने देखा कि जब भी कोई रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले क्वांटिफिएबल डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसे जो उसकी जो रेस्पेक्टिव कमिटी उसे वहाँ उसे सबमिट किया जाता है. लेकिन इन दैट के सपोज अगर स्टेट नहीं चाहती है, कोई रिजर्वेशन नहीं देना चाहती है, तो क्या ये जरूरी है कि द स्टेट शैल कलेक्ट द क्वांटिफिएबल डेटा टू शो द बैकवर्डनेस ऑफ एनी क्लास? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, वो स्टेट की मर्जी है, वो रिजर्वेशन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है. द बेंच ऑफ एल नागेश्वर राव एंड हेमंत गुप्ता जस्टिसेस हैज हेल्ड दैट नो मैंडेमस कैन बी इशूड बाय द कोर्ट to the state to collect quantifiable data relating to adequacy of representation of the scheduled castes and scheduled tribes in public services. The court also held. तो ये क्वांटिफिएबल डेटा हम क्यों कलेक्ट करते हैं? क्योंकि टू प्रोवाइड रिजर्वेशन एंड ऑल्सो टू शो द एडिक्वेसी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन दैट पर्टिकुलर पोस्ट. तो एडिक्वेसी ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, इसलिए क्वांटिफिएबल डेटा हम कलेक्ट करते हैं. द कोर्ट वॉज हियरिंग ए मैटर वेयर द डिसीजन ऑफ द Uttarakhand government had come under scanner where it had decided that all posts in public services in the state shall be filled up without providing any reservations to scheduled castes and scheduled tribes in promotion in the post of assistant engineer in public works department. When the matter reached the high court, it said that the state is not obligated to provide reservation in promotions to members of scheduled castes and scheduled tribes as article 16(4) of the constitution is an enabling provision. तो मैटर ये था क्या कहते हैं रिजर्वेशन प्रमोशन से ही रिलेटेड इसका मैटर था. अब इसमें जो उत्तराखंड की सरकार है वो डिसाइड करती है कि उसे रिजर्वेशन नहीं देना है. हाईकोर्ट में भी जाता है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में. उत्तराखंड हाईकोर्ट कहती है जो आर्टिकल 16(4) है जिसमें ये प्रोविजन बनाया गया है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन कैन बी डन फॉर द एससीज एंड एसटीज बाय द स्टेट. उसने कहा कि ये बस एनेबलिंग प्रोविजन है, किसी भी तरीके से स्टेट को बाउंड नहीं करता है कि उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना ही देना है. इट however directed the state government to collect quantifiable data regarding the inadequacy of the representation of the scheduled castes and scheduled tribes in government services, which would enable the state government to take a considered decision on providing or not providing reservation. लेकिन फिर भी इस जजमेंट के द्वारा इस जजमेंट ने सरकार को मतलब एक ये देती है क्या कहते हैं एक डायरेक्शन देती है कि आप फिर भी डेटा कलेक्ट कीजिए रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्टिकुलर क्लास टू टेक अ डिसीजन ऑफ वेदर टू प्रोवाइड रिजर्वेशन और नॉट. इट फर्दर said that even if the under-representation of scheduled castes and scheduled tribes in public service is brought to the notice of this court, no mandamus can be issued by the court to the state government to provide reservation in light of the law laid down by this court. और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अंडर मैंडमस किसी भी तरीके का ऐसा हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं जो कि ये स्टेट को बाउंड करे टू कलेक्ट द क्वांटिफिएबल डेटा. और इसमें दो केसेस को कोर्ट भी किए गए. दिस इज सीए राजेंद्रन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड सुरेश चंद गौतम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. तो ये दो केसेस आप याद रखिएगा. एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस केस है. It is also regarding reservation in promotion. In 2006, the court delivered its judgment in M. Nagaraj versus Union of India. In it, the court validated the parliament decision to extend reservations for SCs STs to include promotions, reservation in promotion. However, the court also laid down conditions which made it difficult for the central and state government to grant such reservations. तो सबसे पहले तो केस आता है इंदिरा साहनी का. इंदिरा साहनी ने ये कहा है कि अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन इन प्रमोशनल मैटर्स. क्योंकि 16 क्लॉज 4 क्या कहती है? 16 क्लॉज 4 इज
actually like giving the state to make reservations इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर एससीज एंड एसटीज। तो बस एम्प्लॉयमेंट के लिए ही वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। इसमें किसी भी तरीके से कोई प्रमोशन का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो उसके बाद क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है और बाय अमेंडमेंट आर्टिकल 16(4)(a) को जोड़ा जाता है, जो ये एनेबल करता है किसी भी स्टेट को टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशंस टू एससीज एंड एसटीज। तो हमने पहले भी देखा है कि नागराज में 3 कंट्रोलिंग कंडीशंस को बताया गया है, उसी को फॉलो करते हुए ही स्टेट को रिजर्वेशन देना है। जैसे कि पहला आपका हो गया कि आपको तो ये दिखाना पड़ेगा कि वो आदमी कितना, वो क्लास कितना बैकवर्ड है। सेकेंड है कि एक क्वांटिफाइबल डेटा आपको कलेक्ट करना है टू शो दी व्हाट टू से सॉरी, दूसरा आपको ये शो करना है कि whether that person is adequately represented in the service or not, or the class of persons has been adequately represented in the service or not। और थर्ड आपको दिखाना है एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। तो इसमें देखिए कई चीजों को ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और उसे अपहेल्ड भी किया गया, जो उसे वैलिडेट किया गया लाइक इन प्रॉपर टर्म्स। The Constitution 77th Amendment Act 1995 which inserted Article 16(4)(a) को वैलिडेट किया गया। The Constitution 81st Amendment Act 2000 which added Article 16(4)(b) इसे भी वैलिडेट किया गया। 16(4)(b) क्या कहता है? It speaks about consequential seniority। हमने पहले भी इसका मतलब देख लिया था। The Constitution 82nd Amendment Act 2000 which inserted a provision to Section 335, Article 335 which deals with administrative efficiency, and the Constitution 85th Amendment Act which added consequential seniority for SCs and STs under Article 16(4)(b), वो तो हमने देख लिया था। The Parliament made these amendments to nullify the effect of the court's judgment in Indira Sahni. In Indira Sahni, a 9-judge bench had ruled that reservation in appointments granted to the state by Article 16 Clause 4 do not apply to promotions। तो इसको नलिफाई करने के लिए तो जजमेंट की इंदिरा साहनी वाले जजमेंट में जो एक डिसीजन दी गई थी कि दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशंस कान बी गिवन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4, उसे नलिफाई करने के लिए ये सारे अमेंडमेंट्स लाएगा, जिसे वैलिडेट किया गया इन एम नागराज केस। तो ये मैंने आपको बता दिया था। ये 5 जज बेंच है, ये आप याद रखिएगा। इट upheld the consequential seniority rule under Article 16(4)(a) and the carry forward rule under Article 16(4)(b) and the provision to Article 335। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी गई है। ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये 2004 का जजमेंट है। ये कुछ नहीं है, हमने ऑलरेडी देख लिया था, इसे एक सिमिलर केस हमने अभी देखा था। तो ये सब क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। इसमें इन द केस ऑफ ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश गोइंग अगेंस्ट वेल नोन व्हाट कुड बी सीम टू बी ऑब्वियस विजडम, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द शेड्यूल्ड कास्ट फॉर्म वन होमोजेनियस ग्रुप एंड देयरफॉर एनी इंटर-से क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल्ड कास्ट्स वुड बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। तो इसमें कहा गया कि शेड्यूल कास्ट एक होमोजीनियस ग्रुप है, एक यूनिट है। किसी भी तरीके का अगर इसके अंदर कोई सब क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे कि इसी कास्ट के अंदर जो शेड्यूल कास्ट के अंदर अगर दूसरे कास्ट जो कि ज्यादा वीकर है इन कंपैरिजन टू अदर कास्ट, अगर उनको अगर पहले प्रेफरेंस दिया जाता है तो दैट इज रॉन्ग। तो उसने कहा कि अगर ऐसा किया भी जाता है, किसी भी तरीके का कोई इंटर से क्लासिफिकेशन किया भी जाता है, इट वुड बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। उसके बाद however, the court proceeded to strike down the law on the premises that the declaration of a caste with scheduled caste in the presidential list issued under Article 341 meant that it became subsumed in the broad monolith and was to be treated at par with other scheduled castes for all purposes। एक ही मतलब है इसका मतलब है this is one homogeneous group and it can't be it can't be broken into several other castes। उसके बाद है इन इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस 1993। आप पहले याद रखें, ऑथर है बीजे रेड्डी एंड दिस केस इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन केस। और अगर इसकी कोरम की बात करो, दिस इज गिवन विद 6:3 मेजोरिटी। अब जान लेते हैं इसमें, बस शॉर्ट में जानेंगे। द फर्दर सब क्लासिफिकेशन बिटवीन बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस was justified under Article 16 Clause 4, but as a result of sub classification, the
रिजर्वेशन कैन नॉट एक्सीड 50% इन टोटल। इसमें ऐसा कहा गया था कि बैकवर्ड क्लासेस को आप फर्दर डिवाइड करके, उसे फर्दर सब क्लासीफाई करके आपको बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल ये 50% के जो कोटा है उसको ब्रीच नहीं कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 16+4। यूनियन गवर्नमेंट में रिजर्व 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब फॉर बैकवर्ड क्लासेस प्रोवाइडेड दैट क्रिमिनल पर्सन्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। इसमें एक और कंसेप्ट को क्या कहते हैं इवॉल्व किया गया, दिस नोन एज क्रीमी लेयर। उसमें कहा गया कि 27% का जो रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है दैट इज करेक्ट, लेकिन उसमें अगर कोई बंदा अगर क्रीमी लेयर के मतलब कि क्या कहते हैं उसके कंडीशंस के अंडर अगर आता है तो दैट पर्सन शुड बी एक्सक्लूडेड। The reservation policies are applicable only for the initial appointment for government jobs and not for further promotion. It held that Article 16+4 of the Constitution doesn't permit reservations in the matter of promotion, and also the seats reserved for jobs should not exceed 50%. इसमें कहा कि जो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है ना वो 50% को ब्रीच नहीं कर सकती। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की अगर कोई भी वैकेंसी हो उसका 50% आप मतलब टोटल आपका रिजर्वेशन मिला के उसका 50% ही होना चाहिए, लेकिन आप उस सीलिंग को आप ब्रीच नहीं कर सकते हो। और इसमें एक और चीज कहा गया कि रिजर्वेशन जो है वो आप सिर्फ ड्यूरिंग द इनिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टेज में ही लगाया जा सकता है, बट नॉट फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, नॉट फॉर फर्दर प्रमोशन। प्रमोशन में किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा, लेकिन इसे अंडू करते हुए एम नागराज केस मतलब कि डिसीजन देती है। In M.R. Balaji versus the state of Mysore, a 5-judge bench of the Supreme Court talked about ensuring that reservations remained below 50%, which was overruled in Indira Sahni's case. इसमें M.R. बालाजी जो 1962 की जजमेंट आई तो उसमें ये कहा गया था कि टोटल रिजर्वेशन आपका 50% के नीचे होना चाहिए, लेकिन उसे ओवररूल करते हुए इंदिरा साहनी जजमेंट में कहा जाता है कि नहीं, वो 50% तक हो सकते लेकिन उसके अबव नहीं हो सकती। Then our next case is Union of India and others etc. versus Veerpal Singh Chauhan and Ajit Singh Januja and others versus State of Punjab and others, जो कि कैचअप रूल के नाम से भी जाना जाता है। After reservation and promotion was constitutionally recognized, it led to a situation where reserved category candidates who were promoted over general class counterparts become their senior due to earlier promotion. This anomaly was addressed by two judgments, Veerpal Singh जो कि 1995 में हुई थी और अजीत सिंह 1996 में हुई थी, which introduced the concept of catch-up rule. The rule held that senior general candidates who were promoted after SC/ST candidates would regain their seniority over general candidates promoted earlier. इसका मतलब ये है, कैचअप रूल का मतलब मैंने बताया था कि मान लो कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, और वो अपने वो अपने सीनियर जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उससे पहले अगर उसकी प्रमोशन हो जाती है तो वो उसका सीनियर बन जाता है। ये सबसे बड़ा इश्यू हो गया था। तो इस इश्यू को कहते हुए सुप्रीम कोर्ट एक कैचअप रूल लाती है कि मान लीजिए अगर उसका रिजर्वेशन, उसका प्रमोशन होने के बाद फिर से अगर उस जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का फिर से अगर प्रमोशन होता है तो वो फिर से उस अपने जूनियर के अबव आ जाता है, उस जूनियर के सीनियर बन जाता है। ये है The Honorable Supreme Court in the case of Indira Sahni and others versus Union of India and others held that Article 16+4 of the Constitution doesn't permit reservations in matter of promotion. Thereafter, the Constitution 77 Act came into force. Later on, the Honorable Supreme Court in the cases of Union of India versus Veerpal Singh Chauhan and Ajit Singh Januja and others versus State of Punjab and so case introduced the catch-up rule and held that if the senior general candidate is promoted, then he will regain his seniority on promotion post above junior reserved promotees. It was also held that consequential seniority and promotion post is not covered by Article 16(4)(a). लेकिन फिर से वही बातें आ जाती है। फिर बी के पवित्रा का केस आता है, उसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को मतलब जो केस इन्वॉल्व था उसे वैलिडेट किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसने उस केस को ओवररूल किया है। बोथ आर लाइक इक्वल टू ईच अदर। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी अलाउज सीरीज ऑफ कैंडिडेट्स टू रिटेन सीनियरिटी ओवर जनरल कैटेगरी पीयर्स, वो मैंने आपको बता दिया था। तो आर्टिकल 16(4)(a) स्पीक्स अबाउट कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। उसके बाद है टी देवदासन वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया अनदर 1964। ये सबसे पहला केस है रिजर्वेशन पे, उसके बाद से ही रिजर्वेशन का
आगमन शुरू होता है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कैरी फॉरवर्ड रूल वाज ओवररूल्ड। अब देखिए क्या है, नहीं ये पहला केस नहीं है, सॉरी, चंपाकम डोराइजन वाज द फर्स्ट केस, ये दूसरा केस है। कैरी फॉरवर्ड रूल जो है इसमें ओवर रूल किया जाता है, लेकिन फिर से कैरी फॉरवर्ड रूल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके फिर डाल दिया जाता है बाय आर्टिकल 16(4)(b). थ्रू 81st Amendment, the government introduced Article 16(4)(b), which allowed reservation in promotion to breach the 50% ceiling set on regular reservations. The amendment allowed the state to carry forward unfilled vacancies from previous year. This came to be known as the carry forward rule. तो carry forward rule एक ऐसा रूल है कि जैसे कि इंदिरा साहनी में हमने देखा कि आपका टोटल रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन कैरी फॉरवर्ड रूल के द्वारा स्टेट जो है वो 50% को ब्रीच कर सकते। कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है, किसी भी जैसे कोई सिंगल कोई मान लीजिए जैसे प्रेजेंट ईयर जो हमारा चल रहा है 2022, इसमें अगर मान लीजिए एससी और एसटी को कुछ सीट्स दी जाती है जो कि टोटल फिलअप नहीं हो पाती, उसमें से कुछ सीट्स बच जाती है, तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। जब नेक्स्ट ईयर जब स्टेट जब फिर से वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना चाहेगी तो वो तो उस साल का तो वो काउंट करेगी और पिछले साल का जो बच जाता है उसे भी काउंट करेगी, तो इसे मिला के वो 50% ब्रीच हो जाता है। तो द मेन इशू इन द केस was validity of the carry forward rule on the grounds that the rule contravened Articles 14, 16 and 335 of the Constitution of India. Majority held that the carry forward rule, as a result of which applicants belonging to scheduled castes or scheduled tribes would get more than 50% of the vacancies to be filled in a particular year, is constitutional. तो इसमें देखिए इस केस में तो टीप देवदासन केस में तो कैरी फॉरवर्ड रूल को तो मतलब कि अनकॉन्स्टिट्यूशन ठहराया गया, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानने वाली तो थी नहीं। इट अगेन केम आउट विद द 81st अमेंडमेंट और आर्टिकल 16(4)(b) को इंट्रोड्यूस करती है और बस कैरी फॉरवर्ड रूल को इंसर्ट करती है, जिसके द्वारा 50% को ब्रीच भी किया जा सकता है ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम डोराइराजन 1951, तो यही केस है जो मैं बता रही थी कि जो सबसे पहला हमारे देश का रिजर्वेशन केस रहा है, इसमें रिजर्वेशन को तो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशन बताया गया, लेकिन उसके बाद फर्स्ट अमेंडमेंट लाई जाती है बाय द गवर्नमेंट और उसके बाद वो चलते रहता है। तो द स्टेट ऑफ मद्रास had issued an order which was known as communal geo. By this order the state reserved the seats for students based on race, caste and religion in state medical and engineering college. The government contended that they passed the order for promoting social justice for all classes as required in Article 46. तो गवर्नमेंट ये कंटेंट करती है कि एक जियो मतलब एक गवर्नमेंट ऑर्डर लाया जाता है जो जिसके द्वारा कुछ स्टेट जो कुछ रिजर्वेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स, किस बेसिस पे, रेस, कास्ट एंड रिलीजन के बेसिस पर कहाँ पे ये रिजर्वेशन रहता है स्टूडेंट्स के लिए स्टेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस। और सरकार ये कहती है कि टू प्रमोट द सोशल जस्टिस फॉर ऑल क्लासेस एज गिवन अंडर आर्टिकल 46, क्या कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया जाता है। इशू रेस्ट वेदर द जियो वायलेट्स द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15(1) एंड आर्टिकल 29(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 15 तो आपको पता ही होगा व्हाट इट सेज अबाउट। देन जजमेंट, the 7 benches judge in Supreme Court held that the communal geo violates the provision of Article 15(1) and 29(2) of the Indian Constitution because classified students get admission based on race, caste and religion, not on the merit base. The court also ordered the directive principle of state policy cannot override the provisions under Part 3 of the Constitution. Article 46 कहाँ आता है? Directive principle of state policy, and by virtue of Article 37 इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट। तो इसी जजमेंट को अंडू करते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है। देन द नेक्स्ट केस इज राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड दिस हैज बीन गिवन इन द ईयर 2016। इससे चलो मुझे पहले डिस्कस करना था तो कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। इन ए लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस डिसअलाउइंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर persons with disabilities and held that wherever posts are identified to be suitable for disabled persons, 3% reservation must be given in direct recruitment as well as in promotion। बहुत ही अच्छा जजमेंट है। मतलब ये कहिए कि this is actually a kind of judgment which uphold the rights of disabled persons। इसमें ये कहा गया कि जितने भी disabled persons है, it is compulsory for the state government to provide at least 3% reservation
in direct recruitment as well as in promotion. In the instance case, Rajiv Kumar and 7 other disabled persons serving as engineers in Prasar Bharati made the grievance that the higher level post in the engineering cadre were filled mostly by promotion. Although this post was suitable for persons with disabilities, the government was denying them 3% reservation in this post, which amounted to defeating the intent and purpose of the reservation provided in the Persons with Disabilities Act 1995. At the heart of the problem were the written instruction of Government of India dated 29th of December 2005, which prohibited reservation in promotion for disabled persons in Group A and Group B post. इसमें कुछ प्रसार भारती के कुछ एम्प्लॉयज रहते हैं एंड दे वर डिसेबल्ड, तो उनका ये कंटेंशन था कि एक तो उन्हें प्रमोशन मिला नहीं और जिस पोस्ट के लिए प्रमोशन दिया गया इट इज ऑल्सो सुइटेबल फॉर दी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उन्हें भी 3% की रिजर्वेशन देनी चाहिए, अदरवाइज इट वुड अमाउंट टू डिफीटिंग द पर्सन्स डिफीटिंग द एक्ट ऑफ persons with disabilities. Then the next case is Ashok Kumar Thakur versus Union of India and others 2008 का केस है, and this case is related to excessive delegation. तो ये अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. एक्सेसिव डेलीगेशन का मतलब समझते हैं. अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेसिव डेलीगेशन, इफ द legislature excessively delegates its legislative function to any other authority, such delegation will be unconstitutional. मान लीजिए कि कोई जैसे लेजिस्लेचर के पास पावर होती है कानून बनाने की, लेकिन अगर वो इसे डेलीगेट भी कर सकता है, सब डेलीगेट भी कर सकता है, लेकिन अगर वो इसे एक्सेसिवली डेलीगेट करता है, मतलब उसे ज्यादा से ज्यादा पावर देता है मतलब क्या कहते हैं सबऑर्डिनेट को, टू मेक लॉस ऑन दैट, सो दैट अमाउंट्स टू एक्सेसिव डेलीगेशन. अब हम देखेंगे कैसे. In 2006, Parliament enacted the Constitution 93rd Amendment Act 2005 to put the private unaided educational institutions under the ambit of reservation policy of the state and promote the educational interest of the weaker section of society. The amendment added clause 5 under Article 15. तो 93rd Amendment के द्वारा Article 15 clause 5 जोड़ा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जो प्राइवेट अनएडेड यूनिवर्सिटी से इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको भी रिजर्वेशन ऑफर करना पड़ेगा. तो इस चीज को चैलेंज किया जाता है. In 2006, the Central Government Institution Reservation in Admission Act passed in the Parliament under 93rd Amendment Act. Section 3 of this Act provides a reservation of 15% for scheduled caste, 7.5% for scheduled tribes and 27% for the other backward classes in Central Education Institution. तो इस क्या कहते हैं इस अमेंडमेंट के बाद एक लॉ पास की जाती है इन दी पार्लियामेंट. दिस इज नोन एज सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशंस इन एडमिशन एक्ट 2006. और जैसे अभी का जो हमारा जो क्या कहते हैं जो सिस्टम चल रहा है कि कितना कितना रिजर्वेशन किसे किसे मिलेगा, सो अंडर सेक्शन 3 ऑफ द सेम एक्ट प्रोवाइड्स the quantum of reservation for each category. This was challenged by the Ashok Kumar Thakur on the grounds that this was against the basic structure of the constitution and that it abridged the principle of equality under Article 14 read with Article 15 of the constitution. एक तो क्या कहता है Article 14 तो पता है equality, and what said Article 15 means prohibition of discrimination on grounds of race, sex, caste or place of birth, etc. There is also a question about excessive delegation to the union government before the court to determine as to who shall be the backward class. Under Section 2G of the Central Education Institution Act, the word backward class is defined, but it doesn't lay down any proper guidelines for the government on which they can identify the backward class. तो एक एक्सेसिव डेलीगेशन भी चैलेंज की गई क्योंकि सेम एक्ट के द्वारा एक डेफिनेशन जोड़ा गया फॉर दी बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन ये कहा गया कि ये बैकवर्ड क्लासेस को कैसे आइडेंटिफाई करें इसका तो कोई गाइडलाइन दिया ही नहीं गया है. ए डिविजन बेंच लेड बाय जस्टिस अरिजीत पसायत and C.K. Thakur to answer the question as to whether it violated the basic structure, it referred back to Keshwananda Bharati's judgment and held as follows. तो इसमें एक्चुअली से कहा गया कि by this amendment it has actually violated the basic structure of the constitution. इस केस को डिसाइड करने से पहले सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड टू केशवानंद भारती जजमेंट, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है. The Constitution 93rd Amendment Act 2005 doesn't violate the basic structure of the Constitution so far it relates to the state-maintained institution and aided educational institutions. Question whether Constitution 93rd Amendment Act
would be constitutionally valid or not so far as private unaided educational institutions are concerned is left open to be decided in appropriate case. जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 93rd अमेंडमेंट जो जिसके द्वारा 15 को जोड़ा गया था, 15+5 को जोड़ा गया था, इट डजंट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा है कि स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर द स्टेट मेंटेन इंस्टीट्यूशंस एंड इन एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर ज्यादा उसने कुछ भी नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और इसने ये कहा इज लेफ्ट ओपन टू बी डिसाइडेड इन एन एप्रोप्रिएट केस। तो अगर ऐसा कोई एप्रोप्रिएट केस आता है तो ये डिसाइड किया जा सकता है कि वैसे प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन एज फार एज स्टेट एडेड इंस्टीट्यूट्स आर कंसर्न, इसमें तो रहेगा ही रहेगा रिजर्वेशन। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल इज वन ऑफ द पैरामीटर्स टू आइडेंटिफाई बैकवर्ड क्लासेस, देयरफॉर प्रिंसिपली द क्रीमी लेयर प्रिंसिपल कैन नॉट बी अप्लाइड टू STs and SCs as SCs and STs are separate क्लासेस बाय देमसेल्व्स। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात की गई, सिर्फ ओबीसी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन STs और SCs में आप क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते बिकॉज दे आर अ सेपरेट क्लास बाय देमसेल्व्स। वो क्लास बिल्कुल अलग है, वो ओबीसी से अलग है, तो वहां आप नहीं लगा सकते क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। इन दिस जजमेंट this was given by Justice Arjit Prasad that the Honorable Supreme Court held that the 93rd Amendment to the Indian Constitution doesn't violate the basic structure and there was no excessive delegation under Section 2(g) of the Central Educational Institutions Act. Further, the court held that creamy layer was to be accounted for while providing reservations to OBC but cannot be taken into account in case of SCs and SCs. तो आप समझ गए हैं कि कोर्ट ने इसमें यह कहा किसी भी तरीके का कोई एक्सेसिव डेलीगेशन नहीं हुआ है। अगर सेक्शन 2(g) अगर बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन कर रही है तो इट डजंट अमाउंट टू एक्सेसिव डेलीगेशन बिकॉज द सेम कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं करती है, एक्सेसिव डेलीगेशन का केस नहीं है। The next case is, and this is the last case, R.K. Sabharwal versus State of Punjab, 1997. So this is actually regarding the implementation of post-based roster. तो चलिए जानते क्या है। Reservation till 1st of July 1997 was computed on the basis of number of vacancies to be filled. The Supreme Court in the case titled R.K. Sabharwal versus State of Punjab held that the reservation should be determined on the basis of number of posts in the cadre and not on the बेसिस ऑफ वैकेंसी। तो आप रिजर्वेशन को कैसे कोई डिपार्टमेंट उसे डिटरमाइन करे, तो इसमें यह कहा गया कि रिजर्वेशन डिटरमाइन करने का तरीका वो नहीं होता है कि जितने नंबर का पोस्ट इन द कैडर है उस बेसिस पे आप रिजर्वेशन को डिटरमाइन करो, बट इट शैल बी नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज। मतलब किसी डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज है आप उस बेसिस पे रिजर्वेशन को आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। अगर आपको डिटरमाइन करना है तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द नंबर ऑफ पोस्ट इन द कैडर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसीज। अकॉर्डिंगली पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2nd of July 1997। मतलब कि 1st जुलाई 1997 तक ऐसा कोई रूल नहीं था पोस्ट बेस्ड रोस्टर। जैसे ये जजमेंट आती है बस उसी डेट से, जिस डेट को ये जजमेंट आती है उस डेट से इफेक्ट में आ जाता है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन इज दैट द नंबर ऑफ पोस्ट फिल्ड बाय रिजर्वेशन फॉर एनी कैटेगरी इन ए कैडर शुड बी इक्वल टू द कोटा प्रिस्क्राइब फॉर दैट कैटेगरी। इसमें यह कहा गया कि बेसिक प्रिंसिपल जो पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन का है वो ये है कि जितने भी पोस्ट आपको फिल करना है बाय रिजर्वेशन, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, इन अ कैडर शुड बी इक्वल टू द कोटा प्रेस्क्राइब फॉर दैट कैटेगरी। तो जितना कोटा उसके लिए प्रेस्क्राइब है उतना ही आप रिजर्वेशन से फिल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। प्रायर टू इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन देयर वाज प्रोविजन ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिजर्व पोस्ट बिटवीन एससीज एंड एसटीज। तो ये पहले ऐसे चलता था कि आप एक्सचेंज भी कर सकते हो रिजर्व पोस्ट, जैसे एससी वाला शायद एसटी का हो जाए या एसटी का एससी ले ले, पर अब नहीं होता। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन सच एक्सचेंज इज नो मोर परमिसिबल। The judgment authored by Justice Uday U. Lalit and a concurring judgment by Ravindra Bhatt are clear and conscious. They reiterate the principle that groups eligible for horizontal reservation. Okay, ये तो दूसरा केस है। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ साथ इसे शेयर भी करना ना भूलें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग सेशंस बस मिलती रहेंगी। बस आप मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब कर लो, तो आपको जितने भी रिलेटेड
एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, चाहे वो नोटेड केस लॉस हो, और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है आने का, वो सब कुछ इस चैनल में शेयर किया जाता है. सो विद दिस नोट आई एम साइनिंग ऑफ. हैव अ ग्रेट डे.